So hello everyone, I welcome you all to IAS Social Channel, and today we'll be carrying forward the legacy of ancient medieval history series, and today we are going to discuss about Harappan and Mesopotamian civilization. तो in today's lecture आज हम हरप्पा और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और लेक्चर के लास्ट में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो हैंडआउट है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का एक लिंक है, वहां से आप जाके इसका हैंडआउट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज के बारे में। तो अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन की एज के बारे में बात करें तो हरप्पन सिविलाइजेशन भी एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। ब्रॉन्ज एज को हम चाल्कोलिथिक भी बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई टेक्निकल जो टर्म है वो चाल्कोलिथिक है। ब्रॉन्ज एज तो हम लेमन टर्म्स में बोलते हैं। चाल्कोलिथिक का मतलब है कि भाई चाल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। इसका मतलब है कि इस एज में पत्थर और कॉपर से बने हुए दोनों ही तरीके के औजारों यानी कि वेपन्स का इस्तेमाल होता था। ब्रॉन्ज एज का मतलब तो सिंपल ये है कि भाई अब स्टोन एज का खत्म हो गया, स्टोन के पत्थर अब यूज नहीं होंगे, सीधे सीधे कॉपर के ही या ब्रॉन्ज के बने हुए ही टूल्स का इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है। चाल्कोलिथिक एज में भाई कॉपर और स्टोन यानी दोनों ही मटेरियल से बने हुए हथियारों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ब्रॉन्ज का थोड़ा सा बता देता हूं। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछा था। ब्रॉन्ज का सिंपल मतलब होता है भाई कॉपर प्लस टिन। कॉपर और टिन का बना हुआ एलॉय, उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। तो दोनों ही सिविलाइजेशन, चाहे हरप्पन सिविलाइजेशन हो चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, दोनों ही ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करती थी। दोनों कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन थी। कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन, ठीक है, कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन थी दोनों ही, ध्यान रखेंगे, दोनों ही कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन थी। अगर हम बाकी की कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन, और चौथी थी इजिप्शियन। इजिप्शियन, ये सारी सिविलाइजेशन कॉन्टेम्पररी थी। हरप्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। लेकिन हरप्पा और मेसोपोटामिया के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में ट्रेड लिंक था। ट्रेड लिंक, ठीक है, आपस में सामान की खरीद बिक्री करते थे ये दोनों सिविलाइजेशन। अब बात आती है लोकेशन की, तो ये भी सिमिलरिटी है भाई, दोनों ही सिविलाइजेशन रिवर वैलीज में बेस्ड थी। रिवर वैलीज, रिवर वैलीज। अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये इंडस, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज प्लस सरस्वती, सरस्वती जो कि अभी खत्म हो गई है, उस नदी के किनारे पर हरप्पन सिविलाइजेशन बेस्ड थी। अब बात आती है मेसोपोटामियन की। मेसोपोटामियन जो है टाइग्रिस, टाइग्रिस प्लस यूफ्रेटस, यूफ्रेटस नदी के किनारे पर बेस्ड थी। टाइग्रिस और यूफ्रेटस आज के समय में इराक, इराक मान लीजिए, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इराक यहां पर से सिचुएटेड है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। चलिए आते हैं मोड ऑफ ऑक्यूपेशन। तो दोनों ही सिविलाइजेशन ट्रेड एंड कॉमर्स बेस्ड सिविलाइजेशन थी। एग्रीकल्चर तो होता था लेकिन मेजर मोड ऑफ ऑक्यूपेशन वाज ट्रेड एंड कॉमर्स। ये भी सिमिलर था, वो दोनों ही ट्रेड एंड कॉमर्स बेस्ड सिविलाइजेशन थी। चौथी सिमिलरिटी आती है वो है अर्बन। दोनों ही सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी। चाहे हरप्पन सिविलाइजेशन हो चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, दोनों ही अर्बन सेटलमेंट थी। ये ध्यान रखेंगे, दोनों ही सिविलाइजेशन अर्बन सेटलमेंट थी। ठीक है, फिर पांचवी सिमिलरिटी आती है सील का इस्तेमाल। सील का इस्तेमाल हरप्पन सिविलाइजेशन भी करती थी। ये हरप्पन सिविलाइजेशन की सील्स हैं और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की ये सील्स हैं। बस ये डिफरेंस ये है कि हरप्पन सिविलाइजेशन की जो मेजॉरिटी ऑफ सील्स है वो स्क्वायर शेप की थी, स्क्वायर शेप की थी, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो सील्स है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सील्स का इस्तेमाल करते थे। अब सील का इस्तेमाल क्यों होता था? मान लीजिए कि ट्रेडर वन है, ट्रेडर वन, और दूसरा है ट्रेडर टू। अब ट्रेडर वन मान लीजिए कि एक बोरी, ठीक है, एक बोरी अनाज जो है एक ट्रेडर वन भेज रहा है ट्रेडर टू को, तो क्या करेगा, उसकी उसके बैग के ऊपर, उस कंटेनर के ऊपर अपनी सील लगा देगा। ठीक है, वो सील उस ट्रेडर वन के लिए यूनिक होगी। अब ये
अगर सील बिना टूटे सील टू अगर ट्रेडर टू के पास पहुंच जाती है, इसका मतलब ये है कि उस कंसाइनमेंट के साथ रास्ते में ट्रांजिट में किसी भी तरीके की टेम्परिंग नहीं की गई थी। तो एक तरीके से ऑथेंटिकेशन पर्पस हुआ करता था। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये सोर्स यानी कि ओरिजिन के बारे में बात करती थी ट्रे इन सील्स के ऊपर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। दूसरी इंफॉर्मेशन थी कि भाई इसके साथ कोई टेम्परिंग या किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की गई है इस पैकेज पे। ठीक है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स ही मेजर मकसद हुआ करता था इन सील्स का। अब चलिए डिफरेंसेस देख लेते हैं। अभी तक तो हमने सिमिलैरिटीज की बात की, जल्दी जल्दी मैं सिमिलैरिटीज बात फिर से रिपीट कर देता हूं। दोनों ही चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशन थी, दोनों ही रिवर वैलीज पे बेस्ड थी, दोनों का ही मेजर मोड ऑफ ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड कॉमर्स था, और दोनों ही अर्बन सेटलमेंट थी, दोनों ही सील्स का इस्तेमाल करती थी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं, तो स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। तो स्क्रिप्ट अगर आप देखोगे तो दोनों ही जो स्क्रिप्ट है हड़प्पन, दोनों ही स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक थी, लेकिन एक डिफरेंस था। पिक्टोग्राफिक का मतलब है कि सपोज एक तरीका यह है कि मैं ट्री लिखूं, एक तरीका यह है कि मैं ट्री का कुछ सिंबल बना दूं। तो अगर ट्री लिखता हूं तो भाई ये नॉन पिक्टोरियल एक तरीके से स्क्रिप्ट है। फिर अगर मैं पिक्चर बना देता हूं तो ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट हो गई, यानी कि पिक्चर्स के माध्यम से किसी भी वर्ड या किसी भी साउंड को हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो दोनों ही अगर आप देखोगे, दोनों ही सिविलाइजेशन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर नहीं हो पाई है, जबकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर हो गई है। अब डिसाइफर कैसे हो गए मेसोपोटामियन की? क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट का रोजेटा स्टोन मिला है। रोजेटा स्टोन का मतलब है एक तरीके से बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट मिली है। बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट का मतलब है कि एक अननोन स्क्रिप्ट और एक नोन स्क्रिप्ट। तो एक पत्थर होगा जिसमें अननोन स्क्रिप्ट लिखी होगी और उसी का हू बहू ट्रांसलेशन किसी नोन स्क्रिप्ट में भी लिखा होगा। तो नोन स्क्रिप्ट से जगह जब आप अपनी अननोन स्क्रिप्ट को मैच करेंगे वर्ड बाय वर्ड, तो आप अननोन स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस वर्ड का क्या मतलब है। और ऐसे पत्थर जिस पे बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट लिखी होती है, जिसमें एक नोन और एक अननोन स्क्रिप्ट लिखी होती है, उसको रोजेटा स्टोन कहा जाता है। ठीक है, बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस जिस पे होते हैं उसको रोजेटा स्टोन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में कोई ऐसी रोजेटा बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट नहीं मिली है, बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन नहीं मिले हैं, इस वजह से हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। लेकिन ठीक उसके उलट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ट्रांसलेशन मिले थे ग्रीक स्क्रिप्ट में या लैटिन, ग्रीक, इन सब चीज़ों में। इस वजह से हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को डिसाइफर कर पाए। अगला डिफरेंस आता है टाउन प्लानिंग का। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जहां पे प्लान टाउनशिप थी, वहीं पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अनप्लान्ड प्लानिंग थी। अनप्लान्ड अर्बन सेटलमेंट अनप्लान्ड अर्बन सेटलमेंट। तो ये प्लान्ड सेटलमेंट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अनप्लान्ड अर्बन सेटलमेंट थी, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला आता है साइज ऑफ सेटलमेंट की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में थी, वेरी बिग ज्योग्राफिकल स्पैन। ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को देखें तो ये स्मॉलर सेटलमेंट थी, स्मॉलर इन कंपैरिजन टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। अगला डिफरेंस आता है टेम्पल्स एंड पैलेसेस का। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको टेम्पल्स प्लस पैलेसेस नहीं देखने को मिलेंगे, वहीं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में आपको टेम्पल्स प्लस पैलेसेस देखने को मिलेंगे। ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक टेम्पल है। ठीक है, तो टेम्पल्स और पैलेसेस हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट की खुदाई में किसी भी प्रकार के मंदिर या महलों की खुदाई में मिलने के साक्ष्य नहीं है। ठीक है, वहीं ठीक उलट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के केस में आपको इस तरीके के मंदिर और महल देखने को मिलते हैं। बात आती है ब्रिक्स की। अब देखो, ब्रिक्स बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि भाई ईंट तीन प्रकार की होती है। एक होता है मड ब्रिक जिसको हम
सन ड्राइड ब्रिक भी कहते हैं। दूसरा कैटेगरी है आपकी बर्न्ड ब्रिक, बर्न्ड ब्रिक। और तीसरी कैटेगरी है आपकी बेक्ड ब्रिक, बेक्ड ब्रिक। अब इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे मान लीजिए आपने मिट्टी का एक पत्थर, मिट्टी से बना हुआ एक ईंट ली और उसको आपने धूप में सुखा लिया, तो उसको हम सन ड्राइड ब्रिक या मड ब्रिक बोलेंगे। ठीक है, उसको हम सन ड्राइड ब्रिक या मड ब्रिक बोलेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ईंट के इस तरीके से बहुत सारे ईंट के इस तरीके से पत्थर, बहुत सारे ईंट के इस तरीके के पत्थरों को अगर जब आप किसी धूप में सुखाने के बाद उसको एक के ऊपर एक पाइल करके रखते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक पाइल करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बहुत सारी ईंटों को इस तरीके से लिया और पाइल करके रखा, और उसके बाद इनको पाइल करने के बाद इसके ऊपर कुछ लकड़ी वकड़ी रख दी, लकड़ी वकड़ी रखने के बाद या कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल रखा और इसमें आग लगा दी, तो इस तरीके की जो ईंट होती है उसको बर्न्ड ब्रिक कहा जाता है। एक तीसरा आता है बेक्ड ब्रिक। तो बेक्ड ब्रिक जनरली आपको किसी चिमनी में, ब्रिक किल्न में, किल्न जिसको बोलते हैं चिमनी, ठीक है, किसी ईंट के भट्टे में जो ईंट बनाई जाती है उसको बेक्ड ब्रिक कहा जाता है। अब बेक्ड ब्रिक बर्न्ड ब्रिक से सुपीरियर होता है। क्यों सुपीरियर होता है? क्योंकि बेक्ड ब्रिक में ईंट के हर तरफ इवन हीटिंग मिलती है, इसलिए ईंट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो इवन होता है। लेकिन बर्न्ड ब्रिक के केस में क्या होगा कि जो भी सरफेस आग को एक्सपोज होंगी वही सरफेस जो है स्ट्रांग बन पाएगी, हार्ड बन पाएगी, और जो सरफेस, जो साइड है, जो फेस है ईंट का, जो आग से अलग होगा वो उतने अच्छे तरीके से स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो ये अनइवन होती है, बर्न्ड ब्रिक अनइवन होती है इन कंपैरिजन टू बेक्ड ब्रिक। ठीक है, इतना समझ में आया? अब एक और डिफरेंस ये देखने को है कि भाई देखा जाए तो मड ब्रिक या सन ड्राइड ब्रिक से सुपीरियर है बर्न्ड ब्रिक, और बर्न्ड ब्रिक से सुपीरियर है बेक्ड ब्रिक। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में मेजॉरिटी ऑफ जो ईंट इस्तेमाल की गई है वो बेक्ड ब्रिक है। ठीक है, हालांकि बर्न्ड ब्रिक का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो ब्रिक्स हैं दे आर बेक्ड ब्रिक। उसी के कंपैरिजन में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मेजॉरिटी ऑफ ब्रिक्स आर बेसिकली बर्न्ड ब्रिक। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ब्रिक्स आर बर्न्ड ब्रिक इन केस ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ये भी एक डिफरेंस है। अगला डिफरेंस आता है टाइप ऑफ रूल की। तो हम अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूल्ड बाय ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ग्रुप ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी। ठीक है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में राज्य करती थी। लेकिन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में इट वाज हेरिडिटरी मोनार्की, इट वाज हेरिडिटरी मोनार्की। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि भाई ये मर्चेंट्स रूल करते थे? क्योंकि हमें कोई भी पैलेसेस देखने को नहीं मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में, लेकिन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के केस में हमको पैलेसेस देखने को मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई ये एक हेरिडिटरी मोनार्की थी। हेरिडिटरी मोनार्की का मतलब है कि भाई राजा मरेगा तो राजा का बेटा राजा बनेगा, डेट इज कॉल्ड हेरिडिटरी मोनार्की। अगला डिफरेंस है वेट एंड मेजरमेंट। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में आपको स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट देखने को मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में। लेकिन अगर आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखें तो आपको स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट नहीं देखने को मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जनरली बाइनरी सिस्टम यूज करते थे, जैसे कि 1/32, 1/16, 1/8, इस तरीके का 1/4। ये था, ये सिस्टम, ये मेजरमेंट सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इज दैट क्लियर? इस सिस्टम को हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में आपको इस तरीके के वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम आपको जनरली नहीं देखने को मिलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के केस में। आज भी ये जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम है वो आज भी हमें देखने को मिलता है। ये जो मेजरमेंट सिस्टम है वो आज भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप 1 रुपए को अगर आप देखोगे तो 1 रुपए में 8 आने होते हैं, 16 आने होते हैं। ठीक है, फिर 50 पैसे को हम 8 आना भी बोलते हैं, 50 पैसे को 8 आना बोला जाता है। तो इसी ये वाला जो सिस्टम है, फिर चवन्नी होती है यानी कि 24 पैसा, ठीक है, 4 आना।
तो वही है, 1 रुपया, फिर 1 रुपये को डिवाइड किया है 8 आने में, यानी कि 1/8, फिर उसके बाद उसको फिर चवन्नी में यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से, तो यही स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम आज भी हिंदुस्तान में यूज़ होता है। अगला आता है हॉर्सेस के बारे में। अगला डिफरेंस है हॉर्सेस के बारे में। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग हॉर्सेस का यूज़ करते थे, जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को हॉर्सेस के बारे में नहीं पता था। हॉर्सेस के बारे में नहीं पता था, ठीक है। वो जनरली बुल का इस्तेमाल करते थे फॉर ट्रांसपोर्ट, जबकि ये हॉर्स ड्रिवन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग हॉर्स ड्रिवन चैरियट का इस्तेमाल करते थे। हॉर्स ड्रिवन चैरियट का इस्तेमाल करते थे, जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बुल कार्ट का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अगला आता है ट्रेजर्स। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में किसी भी तरीके के ट्रेजर्स नहीं देखने को मिले हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के एक्सकैवेशन में ट्रेजर्स खुदाई में पाए गए हैं, ये एक और डिफरेंस है। अगला आता है लाइफस्टाइल। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग अगर आप देखोगे और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जनरली डांस, ठीक है, डांस, म्यूजिक, ठीक है, फिर डाइस गेम, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते थे, ज़्यादा खेलते थे। जबकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग जनरली आउटडोर गेम्स खेलते थे, आउटडोर गेम्स। तो इससे ये समझ में आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग पीस लविंग सोसाइटी थी। वहीं पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है एक वॉरियर कम्युनिटी थी, ठीक है, वॉरियर कम्युनिटी थी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस याद रहेगा कि ये वॉरियर कम्युनिटी थी और वो पीस लविंग सोसाइटी थी। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर जब आप देखेंगे कि एडवेंट ऑफ आर्यंस जब हुआ हिंदुस्तान में, ठीक है, जब आर्यंस बाहर से आए हिंदुस्तान में, तो आर्यंस के आने की वजह से, चूंकि आर्यंस भी आउटडोर एक्टिविटीज करते थे और वो भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के वॉरियर कम्युनिटी थी, तो दे वर एबल टू डिफीट, ठीक है, दे वर एबल टू डिफीट पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वे पीस लविंग सोसाइटी हु वर नॉट वॉरियर कम्युनिटी। वो सिर्फ अपना धंधा पानी करते थे और शांति से जीवन बिताना उनका काम था, ठीक है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। जल्दी जल्दी मैं डिफरेंसेस को एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो स्क्रिप्ट दोनों ही पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, लेकिन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को हमने डिसाइफर कर लिया है, हम समझ गए हैं कि किस वर्ड का क्या मतलब है। जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट नहीं मिली है। दूसरा है टाउन प्लानिंग। हड़प्पन सिविलाइजेशन जहाँ पर प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट थी, वहीं पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अनप्लान्ड सेटलमेंट थी, हालांकि दोनों ही अर्बन सेटलमेंट थी। फिर साइज ऑफ सेटलमेंट के केस में हड़प्पन काफ़ी बड़ी थी, जोग्राफिकल एक्सपेंस काफ़ी बड़ा था, मेसोपोटामियन का जोग्राफिकल एक्सपेंस छोटा था। फिर टेम्पल्स और पैलेसेस हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकावेशन में नहीं मिले हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के में मिले हैं एक्सकावेशन में। फिर ब्रिक्स देखें तो मेजॉरिटी ऑफ ब्रिक्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर बेक्ड ब्रिक्स एंड मेजॉरिटी ऑफ ब्रिक्स इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वेयर बर्न्ड ब्रिक्स। फिर टाइप्स ऑफ रूल की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट, वहीं पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज रूल्ड बाय हेरिडिटरी मोनार्की। फिर वेट एंड मेजरमेंट देखें तो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट का इस्तेमाल हड़प्पन सिविलाइजेशन में होता था, जो कि 1/32 1/16 इस वाले सिस्टम को फॉलो करती थी, डेसिमल सिस्टम को। वहीं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम नहीं फॉलो करते थे। फिर हॉर्सेस के बारे में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को पता था, हॉर्सेस को इन्होंने डोमेस्टिकेट कर रखा था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग हॉर्सेस का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए करते थे, वहीं पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जनरली हॉर्सेस के बारे में नहीं पता था, वो बुल्स का इस्तेमाल करते थे, या ऑक्स ड्रिवन, या जिसको बुल कार्ट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते थे। ट्रेजर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन से नहीं मिले हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ट्रेजर्स मिले हैं। फिर लाइफस्टाइल, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग आउटडोर एक्टिविटी पे विश्वास करते थे और वॉरियर कम्युनिटी थी, वहीं पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इंडोर एक्टिविटीज़, डांस, म्यूजिक और डाइस गेम्स खेलते थे, क्योंकि वो पीस लविंग जनरली फितरत के थे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड ऑल्सो शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।